कर्नाटक चुनाव की गहमा गहमी तो चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल ही अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विपक्षी एकता जो है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ अभी ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में आप देख रहे हैं जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी, तीन दल हैं वो आपस में लड़ते दिखाई दे, बड़े दलों की अगर बात करें तो। लेकिन जब और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी भी कुछ जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है कुछ जगहों पर। लेकिन जब बात होगी 2024 की तो यहाँ पर सबकी अग्नि परीक्षा है। यहाँ पर ममता बनर्जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी, यहाँ बहुजन समाज पार्टी, यहाँ नीतीश कुमार, यहाँ पर टीआरएस, मतलब पूरे देश में जब चुनाव होगा तो इन पार्टियों को अपनी ताकत मजबूत करनी होगी। विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी दावेदारी है, लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाती है। राहुल गांधी को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को लेकर एक मंच भी तैयार हो सकता है। इसको लेकर हालांकि इन चुनाव से पहले ही कवायद तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल इसकी कोशिशों में जुटे हुए हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है, इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसका मसौदा क्या होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किन शर्तों के ऊपर यह मंच तैयार होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये संयुक्त मोर्चा बनाने की कवायद तेज है। कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली में विपक्षी दलों का जमावड़ा भी लग सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे विपक्ष एकजुट होगा, शर्तें क्या होंगी। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अब तक अलग अलग दलों के कई नेताओं से दोनों मुलाकात कर चुके हैं। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल से हुई थी जब दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। चर्चा है कि पिछले विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान एक फॉर्मूले का भी जिक्र किया जा रहा है। इसी फॉर्मूले के आधार पर दलों को साथ आने के लिए कहा जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, कैसे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, किन मुद्दों पर ये दल एक साथ आ सकते हैं आने वाले दिनों में। आइए जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद 19 प्रमुख विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक का मतलब है कि तमाम समान विचारधारा के बीजेपी के विरोधी दल जो हैं वो एक मंच पर आएंगे। सभी दलों के प्रमुख से संपर्क साधने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुद जुटे हुए हैं। यहां तक कि आपको याद होगा कि वो केजरीवाल जिनसे परहेज करते रहे उनको भी फोन कर चुके हैं। और हालांकि ये अलग संदर्भ था, केजरीवाल ने भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया था। इसी तरह ममता बनर्जी भी बहुत पहुंच से दूर नहीं है कांग्रेस के नेताओं से। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ लामबंदी करने में जुटी हुई हैं। इसी रणनीति के तहत बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 पार्टियों के शीर्ष विपक्षी नेता बैठक करने जा रहे हैं। अगले महीने ये बैठक होने वाली है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए आपने बहुत सुने, एनडीए यूपीए। एनडीए की स्थिति में अब आप देख लीजिए बीजेपी कांग्रेस हो रहा है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। ताकत का मतलब है अपने दम पर सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत बीजेपी अकेले ले आई, तो बाकी के जो दल हैं वो बहुत मायने नहीं रखते उनका। हालांकि इन दलों को साथ में रखा गया, लेकिन सभी जानते हैं कि जब मिलीजुली सरकार होती है तो जो बाकी के दल हैं उनकी अपनी ताकत होती है। इनमें से कई दल अब इस बात को जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार भी अब ये देख रहे हैं कि बीजेपी की अपनी ताकत बढ़ रही है, तो सहयोगी दल जो हैं वो एक किनारे हैं। जैसे शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल है, बहुत सारे ऐसे दल हैं। एक लंबी फहरिस्त, इस पर एक अलग से रिपोर्ट मैं आपके सामने रख सकता हूं कि कौन कौन से दल साथ में थे। एनडीए के बहुत महत्वपूर्ण दल, घटक दल माने जाते थे, अब छिटक गए हैं, अलग अलग हो गए हैं या धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। उदाहरण शिवसेना है, या शिरोमणि अकाली दल को भी आप पंजाब में देख सकते हैं कि क्या हुआ पिछले चुनाव में, आम आदमी पार्टी को कैसे बड़ी सफलता मिली। अब अगर फिर से यूपीए की संकल्पना होती है तो यूपीए जैसी कोई स्थिति बनेगी। यूपीए किसका प्रयास था? सोनिया गांधी उसके केंद्र में थी। सोनिया गांधी इस वक्त भी कई नेताओं से बातचीत कर रही हैं, इस तरह की खबरें आई थी, आपको मीडिया की खबरें याद होंगी कि सोनिया गांधी जो है एक्टिव हैं और वो ये विपक्षी एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ, शर्त यही है, जो समस्या है कि राहुल गांधी जो है वो अब चेहरा होंगे, सोनिया गांधी नहीं। और उधर भी सोनिया गांधी बाहर से सारी चीज़ों को देख रही थी, मनमोहन सिंह सरकार का चेहरा थे।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन होगा केंद्र में, और यूपीए जैसी संकल्पना होगी तो कौन इसके केंद्र में पार्टी होगी। निश्चित तौर पर शरद पवार या नीतीश कुमार जैसे नेता ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस के बिना इसके बारे में नहीं सोचा जा सकता है। अब कांग्रेस सूत्रों का ये भी कहना है कि विपक्षी नेताओं की बैठक 1 अप्रैल के अंत में होने वाली थी, लेकिन 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण अब ये चुनाव के बाद होगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की मेजबानी करेंगे। वो इस संबंध में कई अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से पहले ही मुलाकात की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के विपक्षी दल के एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रहे हैं। यहां तक कि जो सबसे ज्यादा दूर दिखाई देते थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनके बीच में भी कुछ बर्फ पिघली है। एक तरफ केजरीवाल राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई देते हैं या उनके सपोर्ट में खड़े दिखाई देते हैं, तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी केजरीवाल को फोन करते हैं जब सीबीआई की पूछताछ उनसे होती है। तो यहां भी नजदीकियां हो रही हैं और कि कोई भी अछूत नहीं होता राजनीति में, कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। नीतीश कुमार ने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने लालू यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सके विपक्षी दलों को साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन सभी मुलाकातों के दौरान नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। आप याद रखिए कि जब यूपीए को बनाया गया था तो लालू प्रसाद यादव की भी उसमें बड़ी अहम भूमिका थी, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने सोनिया गांधी का बड़ा सपोर्ट किया था। और अभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मित्रता, साथ, ये किसी से छिपा नहीं है। लालू प्रसाद यादव बेशक आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी समझ, उनकी सलाह, इस पर सब लोग चलते हैं। तो क्या वो इसके सूत्रधार हो सकते हैं? एक बार फिर यूपीए जैसी कोई संकल्पना हो रही है और ये कांग्रेस का और विपक्ष का यूपीए 3 का कोई मिशन देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण लगती है। आप भी जरूर बताएं कि यूपीए 3 जैसा कोई अगर मान लीजिए फॉर्मूला बनाया जाता है दोबारा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ पहले ही ये सारे दल एक साथ आते हैं, तो क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इस सवाल का जवाब आप जरूर दें। और आपको क्या लगता है कि इसके केंद्र में कौन हो सकता है? आइए हम आपको यह भी बताते हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। दक्षिणी कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक स्वर में भाजपा के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात कही। दोनों क्षेत्रीय नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिलकर तैयारी करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोगों का मिशन क्लियर है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि बीजेपी जीरो बन जाए। वो बहुत बड़े हीरो बन गए लेकिन देश में कुछ काम नहीं कर पाए। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा नहीं चल सकता। इसीलिए नीतीश जी सब लोगों से बात करेंगे, मैं भी बात कर रही हूं। हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और आगे चलेंगे। इसमें कोई पर्सनल ईगो की बात नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, यही मैसेज है। हम लोगों का मिशन क्लियर है। ममता बनर्जी ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी के साथ पिछले महीने ही इसी तरह की बैठकें की थी। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए जेडीयू और आरजेडी साथ काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी ओर से अलग कोशिशें कर रही है। पहला पॉइंट, कांग्रेस दक्षिण को साधने में लगी हुई है। अलग अलग जगहों पर किस तरीके की स्ट्रैटेजी बन रही है। दक्षिण भारत के राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में। अब इन दलों से बातचीत करके 2024 लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित महागठबंधन में शामिल होने के लिए इनको आमंत्रित किया जा रहा है। दक्षिण के साथ साथ वाम दलों को भी एक साथ लाने पर कांग्रेस काम कर रही है। 12 अप्रैल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शरद पवार, अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी। जेडीयू आरजेडी का फोकस उत्तर भारत पर है। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद उत्तर भारत के विपक्षी दलों को एक साथ लाने में जुटी हुई है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये तमाम दल जो हैं यहाँ पर ज्यादा ताकतवर दिखते हैं। नीतीश और तेजस्वी इनको इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं।
इसके अलावा अन्य छोटे दलों को भी साथ लाने के लिए दोनों नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं शरद पवार का नाम भी ऐड कर दूं कि महाविकास आघाड़ी को लेकर क्या होगा या उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड होगा, तो महाराष्ट्र के जो दल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार ये साझा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या रहता है इसको देखना होगा, नहीं तो अन्यथा यहां पर एक गठबंधन की स्थिति दिखाई देती है। सत्ता में तो थी ही, अब सत्ता के बाहर कितनी रहती है चुनाव में पता लगेगा। हम आपको ये भी बताते हैं कि अब तक किन किन नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। 12 अप्रैल को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इसी के साथ नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि विपक्षी एकता बगैर कांग्रेस के संभव नहीं है। राहुल खड़गे से मिलने के बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दूसरी ओर खड़गे और राहुल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलकर बातचीत की। खड़गे ने अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से फोन पर बात की। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी ने सोमवार को पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले। आइए हम आपको बताते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है जिसके सहारे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि नीतीश, तेजस्वी संग खड़गे और राहुल की बैठक में विपक्षी एकजुटता को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब उसी फॉर्मूले के सहारे विपक्ष के अन्य दलों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है। इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहूर्त तब लगेगी जब एक साथ सारे विपक्षी दलों के नेता बैठक करेंगे। भाजपा के खिलाफ वैचारिक एकजुटता पहला बिंदु। नीतीश कुमार ने खड़गे और राहुल से मुलाकात के दौरान यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की राय तो एक है, अलग अलग होते हैं। इन्हीं मुद्दों के सहारे सभी को एक होकर भाजपा से लड़ना होगा। राहुल और खड़गे ने भी इस बात को स्वीकार किया। दूसरी बात, विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस करे। नीतीश ने इसका प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही विपक्ष के सभी दलों की अगुवाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं से भी ये ना लगे कि किसी दल की उपेक्षा की जा रही है। सभी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए और यही सबसे बड़ा बिंदु है। ये पहला बिंदु है दरअसल। इस पर अगर बात बन जाएगी तो फिर यूपीए कि एक जो मिशन यूपीए 3 हो सकता है उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव में सीट का बंटवारा, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीतीश ने कहा कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहां उसे लीड करने दिया जाए। मसलन बिहार में आरजेडी जेडीयू का प्रभाव है, ऐसे में यहाँ की ज्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाए। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका भी कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों का मौका दिया जाए। इसी तरह यूपी में सपा को ज्यादा सीटें दी जा सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो दो मुद्दे जिन पर विपक्ष की एक राय है। विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पहला मुद्दा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर केसीआर, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कई मामलों में ये लोग फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी दलों की राय एक है, सभी ने इसके खिलाफ सरकार पर हमला बोला है। दूसरा, अल्पसंख्यकों का मुद्दा। विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार पर सांप्रदायिक होने के भी आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर भी विपक्ष सहमति बना सकता है। तो ये एक एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं कि यूपीए 3 का मिशन पूरा करने के लिए किस तरह एक फॉर्मूले पर विपक्ष आम सहमति बनाता दिख रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से